राजा। नोवेल हाय द्वारा अध्याय 24 शाश्वत पवित्र राजा। नोवेल हाय द्वारा प्रकाशित। ऐसा हुआ कि मैं कुछ वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए स्काई ट्रेजर पवेलियन जाना चाहता हूँ। कैंग लैंग सिटी कहाँ है? मुझे वहाँ ले चलो, याओ जू ने मुस्कुराते हुए कहा। सू जिमो समझ गई कि याओ जू बहुत सावधानी बरत रहा था। उसे बस इस बात की चिंता थी कि वह क्यूई शोधन योद्धा नहीं था और आकाशीय खजाने के मंडप में प्रवेश नहीं कर सकता था। उसे डर था कि वह उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगी, इसीलिए उसने ऐसा कहा। सू जिमो ने उसे उजागर नहीं किया। उसने कहा, चलो चलें, मुझे भी कैंग लांग पर्वत श्रृंखला छोड़ देनी चाहिए। सू जिमो ने काफी संख्या में आत्मा जानवरों की खालें समेट ली। कल मिले स्टोरेज बैग और उड़ने वाली तलवारों के साथ उसने उन्हें अस्थायी रूप से याओ जू के स्टोरेज बैग में रख दिया ताकि ज्यादा ध्यान न जाए। गुफा के बाहर आकाश पहले से ही उज्जवल था। आत्मा बंदर एक कोने में उन दोनों की तरफ पीठ करके बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरी नींद में सो रहा हो। चलो चले, इसे परेशान मत करो, याओ जू ने धीरे से कहा। सू जिमो ने अपना सिर हिलाया। वह आत्मा बंदर के पास आया और बिना किसी चेतावनी के उसे लात मार दी। उसने मजाक में डांटा, मरने का नाटक करना बंद करो, उठो और मुझे भगा दो। यह किक बहुत अचानक और शक्तिशाली थी। याओ जू भी दंग रह गई। अचानक गहरी नींद में सो रहा आत्मा बंदर तैयार लग रहा था। वह जमीन से उछल पड़ा और सू जिमो की लात से बच गया। उसने अपने दांत दिखाए और तिरस्कार भरी नजरों से उसकी तरफ हाथ हिलाए। बीच बीच में उसने आंखें भी घुमाई। सू जिमो मुस्कुराया और बोला, अगर तुम मुझे भेजना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। अपना चरित्र देखो, मूर्ख बंदर, भविष्य में और भी होशियार बनो। जब तुम साधकों से मिलो तो मूर्खता से उनके पास मत जाओ। हम आत्मा बंदर ने घुरघुराहट की और अपनी मुठियां हिलाई। मैं जा रहा हूँ। सू जिमो ने आत्मा बंदर की ओर पीठ करके अपने हाथ हिलाए और याओ जू के साथ गुफा से बाहर निकल गया। थोड़ी दूर चलने के बाद सू जिमो को कुछ महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो गुफा के द्वार पर खड़ा आत्मा बंदर दूर से उसे देख रहा था। सुबह की रोशनी में वह लंबा चौड़ा सा व्यक्ति कुछ अकेला और उदास लग रहा था। सू जिमो को पीछे मुड़ते देख आत्मा बंदर शर्मिंदा हुआ। उसने गर्व से अपना सिर उठाया, फिर मुड़कर गुफा में चला गया और गायब हो गया। याओ जू ने यह दृश्य देखा और धीरे से कहा, यह अभी भी आपको भेजने के लिए आया था। सू जिमो ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं कहा। याओ जू ने कहा, चूंकि आप इसे अलग नहीं कर सकते तो इसे ले क्यों नहीं जाते? एक पल की खामोशी के बाद सू जिमो ने अपना सिर उठाया और मुस्कुराया। उसने निश्चिंत होने का नाटक करते हुए कहा, कोई बात नहीं, इसकी चिंता मत करो। इस बंदर की बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं। यह कैंग लांग पर्वत श्रृंखला का अधिपति बनना चाहता है। यह एक बेफिक्र और खुशहाल पर्वत राजा बनना चाहता है। याओ जू ने अपने बैग से एक उड़ती हुई तलवार निकाली और उसे हवा में लटका दिया। वह उस पर कूद पड़ी और पीछे मुड़कर सू जिमो की तरफ देखने लगी। ऊपर आ जाओ, इधर से तेज है। सू जिमो ने मना नहीं किया और ऊपर कूद गया। वाह! तलवार की चमक के साथ वे दोनों हवा को चीरते हुए जहां थे वहां से गायब हो गए। शाही तलवार उड़ान सुंदर और आकर्षक थी। यह अवर्णनीय रूप से सुरुचिपूर्ण थी। अगर सू जिमो कहे कि उसे ईर्ष्या नहीं थी तो यह झूठ होगा। हालांकि वह राक्षसी साधना के मार्ग पर चल पड़ा। अगर वह जमीन छोड़कर आसमान में उड़ना चाहता था तो उसे कोर फॉर्मेशन अध्याय की साधना करनी होगी। टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हड्डियों को जोड़ना, मज्जा की सफाई, विसरा का शोधन और छिद्रों को साफ करना बाकी था। यह पता नहीं था कि इसमें कितना समय लगेगा। 1.5 साल बाद वह कैंग लांग शहर लौटा। वहां का एहसास बिल्कुल अलग था। याओ जू की उड़ती तलवार पर खड़े होकर और कैंग लांग शहर को देखते हुए सू जिमो को एहसास हुआ कि यह शहर उसकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा था। वे दोनों एक शांत और गहरी गली में उतरे। गली के अंत में एक दीवार थी। याओ जू दीवार के सामने आई और अपनी उंगलियों से आध्यात्मिक ऊर्जा की एक धारा निकाली। आध्यात्मिक ऊर्जा दीवार में प्रवेश कर गई और दीवार तुरंत पानी की परत की तरह पारदर्शी हो गई। याओ जू ने समझाया, यह एक प्रकार का व्यू है। इसका कार्य छलावरण करना है। आत्मिक ऊर्जा के बिना नश्वर इस स्थान की खोज नहीं कर पाएंगे। स्काई ट्रेजर पवेलियन में प्रवेश करने के 2 तरीके हैं। पहला है साधक बनना, दूसरा है स्काई ट्रेजर टोकन प्राप्त करना। सू जिमो ने सिर हिलाया और याओ जू के पीछे दीवार पार कर गया। अंदर अचानक बहुत विशालता दिखाई दी। उन दोनों के सामने एक महल था जो रत्नों और खजानों की आभा बिखेर रहा था। साइन बोर्ड पर 3 बड़े शब्द लिखे थे, स्काई ट्रेजर पवेलियन। 3 शब्दों के नीचे दाएं कोने में एक सुंदर और छोटा सा शब्द शाखा था। यह दर्शाता था कि यह स्काई ट्रेजर पवेलियन की एक शाखा थी। स्काई ट्रेजर पवेलियन के मुख्य हॉल में प्रवेश करने के बाद कई क्यूई शोधन योद्धाओं को इधर उधर घूमते हुए देखा जा सकता था। मुख्य हॉल में साधना जगत के खजानों का एक अद्भुत संग्रह था। अमृत, आत्मिक हथियार, तावीज, साधना तकनीकों की गुप्त नियमावलियां और भी बहुत कुछ था। मेरे पीछे ऊपर चलो, नीचे कुछ साधारण सामान है, याओ जू ने धीरे से कहा। क्यूई शोधन योद्धाओं की ईर्ष्या भरी निगाहों के तहत सू जिमो ने याओ जू का पीछा सीढ़ियों से ऊपर किया।
ये क्यूई शोधन योद्धा जानते थे कि जो लोग आकाश खजाना मंडप की दूसरी मंजिल में प्रवेश कर सकते थे वे या तो फाउंडेशन स्थापना में थे या उनके पास आकाश खजाना टोकन था। हालांकि स्काई ट्रेजर टोकन प्राप्त करना बहुत कठिन था, यहाँ तक कि सबसे निचले स्तर के स्काई ट्रेजर ब्रॉन्ज टोकन को भी स्काई ट्रेजर पवेलियन में एक निश्चित मात्रा में स्पिरिट स्टोन से बदलना पड़ता था, तभी कोई इसे प्राप्त करने के योग्य होता था। दूसरी मंजिल पर चढ़ने के बाद साधना जगत के खजाने स्पष्ट रूप से कम थे। हालांकि प्रत्येक वस्तु का स्वरूप नीचे की तुलना में बहुत बेहतर लग रहा था। कुछ क्यूई शोधन योद्धाओं के अलावा जो सामान बेच रहे थे, स्काई ट्रेजर पवेलियन की दूसरी मंजिल पर और कोई नहीं था। वह बहुत सुनसान था। याओ जू आगे बढ़ी और मेज पर दस्तक दी। उसकी हथेली में एक सुंदर सुनहरा टोकन चमक उठा। उसने गहरी आवाज में कहा, अपने मंडप स्वामी को बाहर आने को कहो। उस क्यूई शोधन योद्धा ने एक नजर डाली और तुरंत सतर्क हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। कुछ ही देर में एक आदमी तेजी से वहां आया, जो व्यापारी जैसा वेश धारण किए हुए था। उसका पेट तो बड़ा था, पर उसके कदम बहुत हल्के थे। वस्तुएं बेचना। याओ जू सीधे मुद्दे पर आई। उसने अपने स्टोरेज बैग से सैकड़ों आत्मा जानवरों की खालें, तरह तरह के अमृत और कुछ उड़ने वाली तलवारें निकाली। सू जिमो ने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि वह इनमें से कुछ भी नहीं रखेगा। वह इन सबको स्पिरिट स्टोन्स के बदले में बदल देगा। कुल 3070 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर। स्काई ट्रेजर पवेलियन के पवेलियन मास्टर ने कुछ देर तक गणना की, फिर अपना पसीना पोंछते हुए कहा। याओ जू ने अपने हाथ हिलाए और निर्विवाद स्वर में कहा, चलो इसे 3100 बनाते हैं। इसे गोल करते हैं। यह ठीक है। स्काई ट्रेजर पवेलियन के पवेलियन मास्टर ने सहमति जताने से पहले कुछ देर तक हिचकिचाहट दिखाई। सूजीमो को अचानक एहसास हुआ कि याओ जू की पृष्ठभूमि असाधारण है। उसकी हर हरकत में एक दबंग कुलीनता झलकती थी। 3100 स्पिरिट स्टोन। जॉयफुल 7 के स्टोरेज बैग में मौजूद 700 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स को मिलाकर सूजिमो के पास पहले से ही लगभग 4000 घटिया दर्जे के स्पिरिट स्टोन्स थे। उच्च स्तरीय क्यूई शोधन योद्धाओं के बीच इसे भी काफी धन माना जाता था। आप इन आत्मा पत्थरों का उपयोग कैसे करना चाहते हैं? याओ जू ने पूछा। सूजिमो को पता था कि क्या करना है। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं 2 हथियारों को निखारना चाहता हूँ, एक धनुष और एक कृपाण। कैंगलैंग पर्वत श्रृंखला में क्यूई शोधन योद्धाओं के साथ लड़ाई के बाद सूजिमो को पता चला कि उसकी कमजोरी यह थी कि वह जमीन छोड़कर उड़ नहीं सकता था। यदि भविष्य में उसे सचमुच क्यूई शोधन योद्धाओं का सामना करना पड़ा जो तलवारों पर हवा में उड़ रहे थे, तो सूजिमो उनसे निपटने के लिए धनुष और तीर का उपयोग करेगा। जहां तक कृपाण की बात है, इसका इस्तेमाल खुद की रक्षा और दुश्मनों को मारने के लिए किया जा सकता था। यह क्यूई शोधन योद्धाओं के आत्मिक हथियारों को भी रोक सकता था और दूरी कम करने का अवसर भी ले सकता था। निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी और सर्वोच्च श्रेणी के आत्मिक हथियारों के अलावा एक प्रकार का आत्मिक हथियार भी था जिसे छद्म आत्मिक हथियार कहा जाता था। आत्मिक हथियारों के शक्तिशाली होने का कारण यह था कि एक ओर उन्हें परिष्कृत करने के लिए प्रयुक्त सामग्री दुर्लभ आत्मिक वस्तुएं थी। दूसरी ओर शस्त्र शोधन गुरु द्वारा तपाए जाने के बाद अशुद्धियां दूर हो जाती थी और हथियार कठोर और अविनाशी हो जाता था। हालांकि किसी स्पिरिट हथियार के स्तर का आकलन करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका उस पर बने सघन स्पिरिट पैटर्न को देखना था। एक स्पिरिट हथियार जिसमें एक स्पिरिट पैटर्न होता था, एक निम्न श्रेणी का स्पिरिट हथियार होता था। जॉयफुल 7 में से 2 ने इसी श्रेणी की उड़ती तलवारों का इस्तेमाल किया था। उदाहरण के लिए याओ जू के हाथों में उड़ने वाली तलवार 2 आत्मा पैटर्न वाला एक मध्यम श्रेणी का आत्मा हथियार था। 3 स्पिरिट पैटर्न श्रेष्ठ श्रेणी, 4 स्पिरिट पैटर्न सर्वोच्च श्रेणी। जब साधक युद्ध कर रहे होते थे तो वे अपने आत्मिक अस्त्र में आत्मिक क्यूई का इंजेक्शन लगाते थे और आत्मिक प्रतिमानों को चमकने के लिए सक्रिय कर देते थे। जितने अधिक आत्मिक प्रतिमान होते थे, आत्मिक अस्त्र उतना ही अधिक शक्तिशाली होता था। तथाकथित छद्म आत्मा हथियार का तात्पर्य इस तथ्य से था कि इसे परिष्कृत करने के लिए प्रयुक्त सामग्री असली आत्मा हथियार जैसी ही थी। इसे भी एक शस्त्र शोधन गुरु ने ही बनाया था, बस इस पर कोई सघन आत्मा हथियार नहीं था। सूजिमो के लिए आत्मा के पैटर्न होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह उन्हें सक्रिय नहीं कर सकता था। जब तक हथियार काफी कठोर था और आत्मा हथियार के प्रभाव का सामना कर सकता था, तब तक यह पर्याप्त होगा जब तक कि यह क्यूई शोधन योद्धाओं को नुकसान पहुंचा सकता था। स्काई ट्रेजर पवेलियन के मालिक ने कहा, अगर सिर्फ 2 छद्म स्पिरिट हथियारों को परिष्कृत करना है तो इसकी लागत बहुत कम होगी। सामग्री और हथियार शोधन मास्टर को नियुक्त करने की लागत को मिलाकर कुछ 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर ही काफी होंगे। कितना समय लगेगा? सूजिमो को थोड़ा सा अंदाजा हो गया था कि सू परिवार किसी मुसीबत का सामना कर रहा है। वह जल्द से जल्द अपने हुनर को निखारना चाहता था। कम से कम 3 दिन, स्काई ट्रेजर पवेलियन के मालिक ने कहा। इसके अलावा धनुष के शरीर को परिष्कृत करना आसान है, लेकिन धनुष की डोरी प्राप्त करना आसान नहीं है। याओ जू ने सूजिमो की कमर की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी कमर पर जो अजगर का टैंडन है, उसे धनुष की डोरी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।
सूजिमो अभी भी जानवर की खाल और अजगर की नस को बेल्ट की तरह कमर पर पहने हुए था। याओजू ने अपनी हथेली बढ़ाकर सूजिमो को धीरे से धक्का दिया। उसने उसकी नाक धकते हुए कहा, जल्दी से जाकर नहा लो और अपने कपड़े बदल लो। इस मौके का फायदा उठाकर अजगर की नस उतार सकते हो। सूजिमो ने अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए धीरे से खांसी। वह जल्दी से दोनों नौकरानियों के पीछे गया और स्काई ट्रेजर पवेलियन की दूसरी मंजिल से अस्थायी रूप से बाहर चला गया। कुछ देर बाद सूजिमो स्काई ट्रेजर पवेलियन लौट आई। याओजू ने बगल से देखा और उसकी आंखें चमक उठी। इस समय सूजिमो ने हरे रंग का लबादा पहना हुआ था। उसके चेहरे की दाढ़ी मुंडवा दी गई थी, जिससे वह नाजुक और सुंदर लग रहा था। उससे एक विद्वान जैसा आभामंडल झलक रहा था। वह पहले से बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। अरे, ये कौन है? याओजू ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और थोड़ा आगे झुकी। उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी। जैसे ही उसने सिर झुकाकर पूछा, सूजिमो की आंखें साफ थी। वह मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। आप वास्तव में एक युवा मास्टर हैं। आपको युवा मास्टर सू कहना गलत नहीं होगा, याओजू ने मुस्कुराते हुए कहा। सूजिमो इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने मुठियां भींच ली और बोला, मिस याओ, आप मजाक कर रही हैं। मैं अब तुम्हें और तंग नहीं करूंगी। याओजू ने अपने छोटे हाथों को हिलाया और फिर पूछा, तुम बाकी बचे हुए स्पिरिट स्टोन्स का इस्तेमाल कैसे करना चाहती हो? एक क्यूई शोधन योद्धा को नियुक्त करने के लिए मुझे कितने आत्मा पत्थरों की आवश्यकता होगी? सूजिमो का इरादा सू परिवार की रक्षा के लिए एक क्यूई शोधन योद्धा को नियुक्त करने का था। स्काई ट्रेजर पवेलियन के मालिक ने कहा, यह क्यूई शोधन योद्धा के स्तर पर निर्भर करता है। स्तर जितना ऊंचा होगा उतना बेहतर होगा। यदि यह स्तर 7 क्यूई शोधन योद्धा है तो प्रतिदिन 5 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर पर्याप्त होंगे। यदि यह स्तर 8 क्यूई शोधन योद्धा है तो प्रतिदिन 10। यदि यह स्तर 9 क्यूई शोधन योद्धा है तो प्रतिदिन 100। सूजिमो ने अपने मन में कुछ गणना की। उसके पास कुल 3000 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन बचे थे। लेवल 9 के क्यूई रिफाइनमेंट योद्धा को काम पर रखना सबसे अच्छा होता, लेकिन समय सीमा सिर्फ 1 महीने की थी। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि खतरा कब आएगा। हालांकि लेवल 8 क्यूई रिफाइनमेंट योद्धा को काम पर रखने से सू परिवार की 1 साल तक सुरक्षा हो सकती थी। यह अपेक्षाकृत इसके लायक था। कुछ देर सोचने के बाद सूजिमो ने कहा, एक स्तर 8 क्यूई शोधन योद्धा को काम पर रखो। समय सीमा 1 वर्ष है। ठीक है। स्काई ट्रेजर पवेलियन के मालिक ने हाथ हिलाकर इशारा किया। एक नौकरानी समझ गई और स्काई ट्रेजर पवेलियन की पहली मंजिल पर बने मुख्य हॉल की ओर चल पड़ी। याओजू ने समझाया, स्काई ट्रेजर पवेलियन के मुख्य हॉल में समय समय पर नए मिशन होंगे। यदि कोई क्यूई शोधन योद्धा लुभाया जाता है तो वे स्वाभाविक रूप से नियोक्ता की तलाश करेंगे। थोड़ी देर रुकने के बाद याओजू ने सूजिमो को एक सुनहरा टोकन दिया और कहा, यह स्काई ट्रेजर गोल्ड टोकन है। भविष्य में जब आप खजाने खरीदने के लिए स्काई ट्रेजर पवेलियन आएंगे तो आप इस टोकन का उपयोग करके कीमत आधी कर सकते हैं। इतना, सूजिमो चौंक गई। स्काई ट्रेजर पवेलियन के मालिक ने बताया, स्काई ट्रेजर पवेलियन में 3 प्रकार के टोकन हैं। सबसे निचला स्तर कांस्य टोकन है, जो 10% सस्ता है। अगला चांदी का टोकन है, जो 20% सस्ता है। उसके बाद सोने का टोकन है। यह चीज बहुत कीमती है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। स्काई ट्रेजर पवेलियन के मालिक का स्पष्टीकरण सुनने के बाद सूजिमो को इस सोने के टोकन की कीमत का एहसास हुआ। स्वीकार करो, मेरे पास अभी और भी है। बिना कोई स्पष्टीकरण दिए याओजू ने उसे सीधे सूजिमो की बाहों में ठूंस दिया। उसने फिर याद दिलाया, तुम्हें इसे अच्छी तरह छिपाना होगा। किसी को भी इसे देखने मत देना, वरना यह आसानी से मुसीबत में पड़ जाएगा। सूजिमो ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और मना करना चाहा। याओजू ने मुंह बनाया और कहा, तुम मेरे रक्षक हो। क्या मेरी जान इस घटिया सोने के सिक्के के लायक नहीं है? सूजिमो अवाक रह गया। स्काई ट्रेजर पवेलियन का मालिक किनारे खड़ा होकर आंखें घुमा रहा था। उसने मन ही मन बुदबुदाया, घटिया सोने का टोकन। पूरे महान जो राजवंश में ऐसे सोने के टोकन 10 से भी कम हैं। छोटी दादी कितनी उदार हैं। पता नहीं इस बेचारे की किस्मत कहां से आती है। इस समय सूजिमो को यह नहीं पता था कि उसके हाथों में जो टोकन था वह कोई साधारण स्काई ट्रेजर गोल्ड टोकन नहीं था। यहाँ तक कि अगर किसी के पास साधारण स्काई ट्रेजर गोल्ड टोकन भी हो तो वह स्काई ट्रेजर पवेलियन में केवल 30% सस्ता होगा। सिर्फ एक स्काई ट्रेजर गोल्ड टोकन था जो 50% सस्ता था। अध्याय 25 शाश्वत पवित्र राजा। नोवेल हाय द्वारा प्रकाशित। जब वे स्काई ट्रेजर पवेलियन से बाहर निकले तो दोपहर हो चुकी थी। सूजिमो ने याओजू की ओर देखा और ईमानदारी से कहा, मुझे आज के मामले के लिए मिस याओ को वास्तव में धन्यवाद देना है। मुझे याओजू बुलाओ। यह ठीक है। सूजिमो सहमत होने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। सूजिमो को सिर हिलाते देख याओजू ने अपने होंठ भींच लिए और मुस्कुराई। उसने तुरंत कहा, तो मैं तुम्हें जीमो कहूंगी। सूजिमो अवाक रह गया। याओजू ने सूजिमो की तरफ देखा और पूछा, जिमो, तुम आगे कहाँ जा रहे हो? सूजिमो ने विचार किया और कहा, मुझे 2 छद्मात्मा हथियारों के परिष्कृत होने की प्रतीक्षा करने के लिए कुछ दिनों के लिए कैंगलैंग शहर में रहना होगा।
साथ ही मैं यह भी देखूंगा कि क्या मिशन पर जाने के लिए कोई स्तर 8 क्यूई शोधन योद्धा है। याओ जू ने कुछ देर सोचा और कहा, तो मैं संप्रदाय में वापस चला जाऊंगा। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। अपना ख्याल रखना, अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। सू जिमो ने सिर हिलाया। याओ जू अपनी तलवार पर सवार होकर आकाश में उड़ गई। जब वह आकाशीय खजाने के मंडप से बाहर उड़ने ही वाली थी तो अचानक पीछे मुड़ी और मुस्कुराई। यह भाग्य नहीं है, हम जरूर फिर मिलेंगे। यह कहकर याओ जू अपनी तलवार पर सवार होकर चली गई। कुछ ही देर बाद वह सू जिमो की नजरों से ओझल हो गई। सू जिमो ने ज्यादा सोचा नहीं, वह उस छोटी सी गली से बाहर निकला जहां स्काई ट्रेजर पवेलियन था। पास में ही एक सराय ढूंढी और वहीं रुक गया। 3 दिन बाद सिटी लॉर्ड के निवास पर भेड़िया रक्षक काओ गैंग तेजी से अंदर आया और झुककर प्रणाम किया। उसने धीमी आवाज में कहा, नगरपाल, मेरे अधीन रक्षकों ने सू जिमो को शहर में देखा था। अजीब बात यह है कि यह लड़का मानो हवा से प्रकट हो गया हो। किसी ने उसे शहर में प्रवेश करते नहीं देखा। कैंगलैंग शहर के नगर स्वामी लुओ तियानवु ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, वह लापरवाह रहा होगा। ज्यादा चिंता मत करो, मुझे इस बारे में बहुत पहले से पता है और मैंने उसे परखने के लिए किसी को भेजा है। चूंकि वह उधार लिए चाकू से किसी को मारना चाहता है, इसलिए उसे यह परखना होगा कि चाकू काफी तेज है या नहीं। मैंने सुना है कि सू होंग कुछ दिन पहले यान देश की राजधानी से भाग गया था। उसकी 16 साल की तैयारी बेकार चली गई और उसने लगभग अपनी जान गंवा दी। अब जबकि यान साम्राज्य के राजा की कड़ी सुरक्षा है और यान के राजा के चारों ओर कई क्यूई शोधन योद्धा इकट्ठे हैं, क्या सू जिमो ऐसा कर सकता है? काओ गैंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। लुओ तियानवु मुस्कुराया और बोला, सू होंग के पास काले बख्तरबंद घुड़सवार हैं। हालांकि वह शक्तिशाली है, वह एक बड़ा निशाना भी है। यह उचित है कि वह यान के राजा की हत्या करने में विफल रहा। हालांकि दूसरा युवा मास्टर सू अलग था, क्योंकि किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। एक व्यक्ति जितना उपेक्षित होता है, उसकी हत्या करना उतना ही आसान होता है। सू जिमो 3 दिनों से कैंगलैंग शहर में था, लेकिन स्काई ट्रेजर पवेलियन से अभी तक कोई खबर नहीं थी। क्यूई शोधन योद्धा को नियुक्त करना आसान नहीं था। स्तर 8 क्यूई शोधन योद्धा की तो बात ही छोड़ दीजिए। सू जिमो को थोड़ी चिढ़ हुई। वह सराय की पहली मंजिल पर गया और कुछ खाने की तैयारी की। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे पहुंचा, उसे बगल से एक व्यंग्यात्मक आवाज सुनाई दी। किसी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अरे, क्या यह दूसरा युवा मास्टर सू नहीं है जिसे पदावनत करके एक साधारण व्यक्ति बना दिया गया है? कैंगलैंग शहर में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सू जिमो ने बगल से देखा। पहली मंजिल पर लॉबी के बीचों बीच एक सजीला नौजवान मालिक बैठा था। वह फोल्डिंग पंखे से हवा कर रहा था। उसके चेहरे पर एक मजाकिया भाव था और वह व्यंग्य कर रहा था। इस व्यक्ति के बगल में 2 अधेड़ उम्र के पुरुष खड़े थे। उनकी आभा संयमित थी और उनकी आंखें चमकीली और उत्साही थी। वे बीच में खड़े इस व्यक्ति की स्पष्ट रूप से रक्षा कर रहे थे। इस व्यक्ति का नाम चू लियांग था। वह मार्शल आर्ट के अभ्यास में आने वाली कठिनाइयों को सहन नहीं कर पाता था। वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने को तैयार नहीं था। अपने परिवार के प्रभाव में वह इधर उधर घूमता रहता और कमजोरों को धमकाता रहता। जब सू जिमो कैंगलैंग शहर में पढ़ रहा था तो वह कभी इस व्यक्ति का सहपाठी था और उस पर उसका कुछ प्रभाव था। हालांकि वह इस व्यक्ति के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन पहले उन दोनों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। सू जिमो ने चू लियांग को हल्के से देखा। उसकी नजर शांत थी और भाव सामान्य थे। वह मुड़ा और ऊपर चला गया। सू परिवार के पहले से ही बाहरी दुश्मन थे। सू जिमो और ज्यादा मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था और दुश्मन बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। चू लियांग ने ठंडी सांस ली। मालिक ली, कब से नीच आम आदमी तुम्हारी सराय में घुसने लगा है? इस नीच आम आदमी की टांगे तोड़कर बाहर फेंक दो, कहीं ऐसा न हो कि मेरी भूख पर इसका असर पड़े। यह सराय का मालिक परेशान लग रहा था। ओह, तुम मेरी टांगे तोड़ना चाहते हो? सू जिमो वहीं रुक गया और धीरे से मुड़ा। उसकी नजर लॉबी पर पड़ी। सराय में आए मेहमान आम आदमी जैसे नहीं लग रहे थे। मेज के पास हथियार रखे हुए थे। हालांकि वे खा पी रहे थे, फिर भी उनकी नजरें जाने अनजाने उस पर पड़ ही गईं। और तो और उनकी नजरें दुश्मनी से भरी थी। यह कोई संयोग नहीं था। दूसरा पक्ष जानबूझकर मुसीबत मोल लेना चाहता था। पलक झपकते ही सू जिमो को अपने दिल में समझ आ गया। सू जिमो चू लियांग की ओर बढ़ा। चू लियांग के पास बैठे 2 अधेड़ उम्र के आदमी जाहिर तौर पर घबरा गए। उनकी मांसपेशियां तन गई और हथेलियां पीछे हट गईं, जिससे वे कमर पर रखे हथियारों पर टिक गईं। सू जिमो मुस्कुराई और चू लियांग के सामने बैठ गई। तुम्हें बैठने की अनुमति किसने दी? चू लियांग गुस्से से लाल हो गया। उसने जोर से अपनी हथेली मेज पर पटक दी। झंकार। आसपास के भोजन करने वाले एक एक करके उठ खड़े हुए। एक एक करके उनके हथियार बाहर निकल आए। सू जिमो के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसने सीधे आगे देखा और चू लियांग का वाइन जार ले लिया। उसने अपने लिए एक कटोरी वाइन उंडेली। उसके सामने खड़े 2 अधेड़ उम्र के आदमी गंभीर लग रहे थे। वे बीच में आ गए और चू लियांग को अपने पीछे रोक लिया। सू जिमो ने कोई हरकत नहीं की। उसने किसी भी तरह की हत्या की मंशा भी जाहिर नहीं की।
हालांकि दोनों अधेड़ उम्र के आदमियों की रीढ़ में सिहरन सी दौड़ गई। वे बेचैन हो गए। आप दोनों ही परफेक्टेड इनबोर्न विशेषज्ञ हैं, है ना? सू जिमो ने अपना शराब का कटोरा उठाया और सहजता से पूछा। तो क्या हुआ अगर हम हैं? उनमें से एक ने जवाब दिया। सू जिमो के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसने सीधे आगे देखा और चू लियांग का वाइन जार ले लिया। उसने अपने लिए एक कटोरी वाइन उंडेली। उसके सामने खड़े दो अधेड़ उम्र के आदमी गंभीर लग रहे थे। वे बीच में आ गए और चू लियांग को अपने पीछे रोक लिया। सू जिमो ने कोई हरकत नहीं की। उसने किसी भी तरह की हत्या की मंशा भी जाहिर नहीं की। हालांकि दोनों अधेड़ उम्र के आदमियों की रीढ़ में सिहरन सी दौड़ गई। वे बेचैन हो गए। आप दोनों ही परफेक्टेड इनबोर्न विशेषज्ञ हैं, है ना? सू जिमो ने अपना शराब का कटोरा उठाया और सहजता से पूछा। तो क्या हुआ अगर हम हैं? उनमें से एक ने जवाब दिया। आप दोनों। सू जिमो ने अपना सिर उठाया और प्याले में भरी तेज शराब पी ली। फिर उसने सिर हिलाया और आगे कहा, मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता। जैसे ही उसने शराब का कटोरा नीचे रखा, सू जिमो ने हरकत शुरू कर दी। दरार। शराब का कटोरा मेज पर गिरा। न तो हल्का था, न ही भारी। फिर भी पूरी मेज अचानक टूट गई। सू जिमो ने मौके का फायदा उठाया। अपनी हथेली के एक झटके से उसने सीधे दोनों परफेक्टेड इनबोर्न विशेषज्ञों के सिर पर वार किया। जैसे ही उसने कोई कदम उठाया, मुकाबला 1 बनाम 2 हो गया। दोनों मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति भयभीत थे। सू जिमो की हथेली की आभा बहुत तेज थी। दम घुट रहा था। हथेली की हवा में खून की गंध भी आ रही थी। अभी तक तो वह एक शालीन विद्वान था, पलक झपकते ही वह एक खूंखार जानवर बन गया। उन दोनों ने जल्दी से अपने हथियार निकालकर उन्हें रोक लिया। खड़खड़ाहट। एक तीखी आवाज आई। सू जिमो की हथेली से दोनों अत्यंत तीखे हथियार टुकड़े टुकड़े हो गए और पूरे फर्श पर बिखर गए। बैंग बैंग। सू जिमो आगे बढ़ा और लापरवाही से 2 लात मारी। दोनों कॉर्नेट विशेषज्ञ पीछे की ओर उड़ गए। उनकी आंखें सदमे से भर गईं। उनकी छाती धंस गई और उन्होंने खून की उल्टियां की। वे लगभग आधे मरे हुए थे। कैंग लैंग पर्वत श्रृंखला में आत्मिक जानवरों की तुलना में उसके सामने 2 लोगों के निकट युद्ध कौशल बहुत कमजोर थे। यदि सू जिमो ने अपनी पूरी ताकत लगा दी तो वे दोनों और उनके हथियार तुरंत कुचल दिए जाएंगे। चू लियांग डर से पीला पड़ गया था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि पलक झपकते ही वे 2 विशेषज्ञ, जिन पर वे सबसे अधिक भरोसा करते थे, अपंग हो जाएंगे। और सू जिमो उसके पास आ ही चुका था। उसने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे हवा में उठा लिया। यह बहुत तेज था। जब चू लियांग सू जिमो के हाथों में आया, तब भी आसपास के भोजन करने वालों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। वे फिर से आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन वे पहले से ही उसे नुकसान पहुंचाने से डर रहे थे। आप क्या कर रहे हो? मेरे युवा स्वामी को छोड़ दो। आसपास से जोरदार फटकार सुनाई दी। सू जिमो ने मानो उसे सुना ही नहीं। उसने फीकी मुस्कान के साथ चू लियांग की तरफ देखा और पूछा, मैंने सुना है कि तुम मेरी टांगे तोड़ना चाहते थे। हे। चू लियांग का गला रुंध गया। उसका चेहरा बैंगनी पड़ गया था और वह अजीब सी चीख निकाल रहा था। सू जिमो की नजरें ठंडी हो गईं। उसने अपने पैर झटक दिए। मस्त है। चू लियांग के घुटने से हड्डियां चटकने की आवाज आई। सू जिमो की लात ने उसे वहीं कुचल दिया। चू लियांग को इतना दर्द हो रहा था कि उसके माथे पर पसीना आ गया। उसका शरीर कांप रहा था, पर वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। तुम्हें आने के लिए किसने कहा? सू जिमो ने पूछा। चू लियांग सांस नहीं ले पा रहा था। उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गई और वह बेहोश होने वाला था। इसी समय दरवाजे के बाहर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। रुकना। सराय के प्रवेश द्वार पर कवच पहने एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति कई पहरेदारों को साथ लेकर तेज कदमों से अंदर घुसा। यह व्यक्ति काओ गैंग था, जो कैंग लैंग शहर के 5 भेड़िया पहरेदारों में से एक था। शहर में निजी झगड़े प्रतिबंधित हैं। सू जिमो, उसे जाने दो। काओ गैंग आगे बढ़कर चिल्लाया। उसी समय काओ गैंग 2 कदम आगे बढ़ा और सू जिमो से फुसफुसाया, दूसरे युवा मास्टर सू, शहर के स्वामी आपको आमंत्रित करते हैं। सू जिमो ने आंखें सिकोड़ ली। उसका दिमाग घूम गया और उसे कुछ अस्पष्ट सा समझ में आया। सू जिमो ने अपना हाथ हिलाया और चू लियांग को लापरवाही से एक तरफ फेंक दिया। अपराधी सू जिमो को नगर स्वामी के निवास पर वापस लाओ। काओ गैंग फिर चिल्लाया। उसके पीछे खड़े पहरेदार आगे आए और सू जिमो को घेर लिया। हालांकि किसी ने भी सू जिमो को बेड़ियां नहीं डाली। सू जिमो ने इसे अपने चेहरे पर जाहिर नहीं किया। उसने मन ही मन उपहास किया और काओ गैंग और बाकी लोगों के साथ सराय से बाहर निकल गया। अध्याय 26 शाश्वत पवित्र राजा। नोवेल हाय द्वारा प्रकाशित। यह पहली बार था जब सू जिमो की मुलाकात कैंग लैंग शहर के नगर स्वामी से हुई। उसकी आंखों से उसके दिल की बात जानना मुश्किल था। वह अपने चेहरे पर अपनी भावनाएं जाहिर नहीं करता था और बहुत चालाक था। लुओ तियानोवु भी सू जिमो का आकलन कर रहा था। उनकी पहली धारणा यह थी कि वे सौम्य और परिष्कृत थे, अन्य विद्वानों से भिन्न नहीं। यदि वह पहले से पिंगयांग टाउन में सू जिमो के कार्यों के बारे में नहीं जानता होता, तो लुओ तियानोवु ने कल्पना भी नहीं की होती कि इतना कमजोर विद्वान वास्तव में 2 बड़े परिवारों को दबा सकता है।
इसके तुरंत बाद सुजिमो ने लुओ तियानवु को जो दूसरी धारणा दी वह यह थी कि वह रहस्यमय और अथाह था। दोनों पक्षों की नजरें हवा में मिली। कुछ ही देर में लुओ तियानवु सबसे पहले मुस्कुराया। उसने स्पष्ट स्वर में कहा, मैंने बहुत समय पहले द्वितीय युवा गुरु सू का नाम सुना था। आखिरकार आज मैं आपसे मिल पाया। कृपया बैठिए। बगल से एक कुबड़ा धूसर कपड़े पहने बूढ़ा नौकर आया। उसके बाल और दाढ़ी धूसर हो गए थे, चेहरा मुरझाया हुआ था और आंखें धुंधली थी। उसने एक कुर्सी उठाई और उसे सावधानी से सुजिमो के सामने रख दिया। सुजिमो की नजर अनजाने में ही बूढ़े नौकर पर पड़ गई। उसने मना नहीं किया और सीधा बैठ गया। लुओ तियानवु उसके साथ बहुत विनम्र था। हालांकि यह बात जितनी ज्यादा स्पष्ट थी उतना ही यह साबित होता था कि यह मुलाकात आसान नहीं थी। जब चीजें असामान्य थी तो अवश्य ही कुछ गड़बड़ थी। नगर प्रभु की स्थिति, शक्ति और प्रतिष्ठा क्या थी? यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि सुजिमो की स्थिति अब कम थी, भले ही उन्होंने उस समय विद्वानों का सम्मान प्राप्त किया था। लुओ तियानवु ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया। ग्रे रंग का बूढ़ा नौकर सुजिमो के पास खड़ा था। उसने सुजिमो के लिए चाय का कप डालते हुए सम्मानपूर्वक इशारा किया। सुजिमो की आंखों में चंचलता झलक रही थी। उसने धूसर रंग के बूढ़े नौकर को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा और बनावटी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें मेरे लिए चाय बनाना कितना मुश्किल लगा होगा। धूसर कपड़े पहने बूढ़े नौकर ने हाथ रोककर चायदानी मेज पर रख दी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वह बिना कुछ कहे लुओ तियानवु के पीछे चला गया। यह सुनते ही लुओ तियानवु की आंखों में एक चमक आ गई और वह तुरंत गायब हो गई। सुजिमो के शब्द अनजाने में कहे गए लग रहे थे, हालांकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहना चाह रहा था। हो सकता है कि उसे भूरे रंग के कपड़े पहने बूढ़े नौकर पर दया आ गई हो, या फिर वह अपनी नीची स्थिति के बारे में सोच रहा हो और खुद का मजाक उड़ा रहा हो। बेशक एक और संभावना भी थी। इस लड़के ने भूरे कपड़े पहने उस बूढ़े नौकर की पहचान एक क्यूई शोधन योद्धा के रूप में पहचान ली थी। इस बच्चे से निपटना आसान नहीं है। लुओ तियानवु ने भौहें चढ़ा दी। भूरे कपड़े पहने बूढ़ा नौकर बहुत अच्छी तरह से छिप गया, लेकिन वह सुजिमो की तीक्ष्ण आध्यात्मिक समझ से नहीं छिप सका, जिसे उसने जीवन और मृत्यु की स्थितियों के माध्यम से प्रशिक्षित किया था। सुजिमो ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने चाय का कप उठाया और आराम से चाय की चुस्की ली। लुओ तियानवु ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी उंगलियों से मेज पर थपथपाया। आधा अगरबत्ती समय बीत गया। कमरे में भयानक सन्नाटा था। सिर्फ मेज पर उंगलियों के टकराने की आवाज सुनाई दे रही थी। माहौल दमघोंटू था। लुओ तियानवु के चेहरे से मुस्कान बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी। ऐसे माहौल में अगर कोई आम इंसान होता तो दबाव झेल नहीं पाता और माहौल को हल्का करने के लिए बोल पड़ता, लेकिन शुरू से आखिर तक सुजिमो के हाव भाव बिल्कुल नहीं बदले। उसकी निगाहें किसी ध्यानस्थ वृद्ध साधु की तरह शांत थी। यह बच्चा केवल 18 साल का है, लेकिन इसका स्वभाव पहले से ही बहुत शांत है। कितना परेशान करने वाला है। लुओ तियानवु ने मन ही मन सोचा। वह अब और शांत नहीं बैठ सकता था। यह दरअसल एक मनोवैज्ञानिक दबाव की तकनीक थी। जो भी अपना आपा खोकर पहले बोलता, उसे गति के मामले में निश्चित रूप से नुकसान होता। लुओ तियानवु सुजिमो को तुरंत वश में करना चाहता था, हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह कपास पर मुक्का मार पाएगा। उसे जरा भी ताकत महसूस नहीं हो रही थी। यह एहसास बहुत असहज था। दूसरे युवा मास्टर सू, क्या आप यह जानने को उत्सुक नहीं है कि मैंने आपको यहाँ क्यों आमंत्रित किया? लुओ तियानवु ने मुस्कुराते हुए पूछा। सुजिमो ने धीरे से चाय का प्याला नीचे रखा। उसने बगल से देखा और शांति से कहा, नगरपाल, कृपया मुझे समझाएं। सू कुल के दोनों युवा गुरु दोनों ही मनुष्यों में ड्रैगन और फीनिक्स हैं। सबसे बड़े युवा गुरु सू की सहनशीलता और दूसरे युवा गुरु सू की अथाह गहराई की न केवल मेरे 5 महान भेड़िया रक्षक बल्कि मैं भी प्रशंसा करता हूँ। लुओ तियानवु ने प्रशंसा की। सुजिमो ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और कहा, नगरपाल, आपको मेरी बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस वही कहिए जो आप कहना चाहते हैं। सीधी बात, मैं द्वितीय युवा मास्टर सू जैसे लोगों की प्रशंसा करता हूँ। लुओ तियानवु हंसा। तुम्हारा बड़ा भाई यान के राजा की हत्या करने में पहले ही नाकाम हो चुका है। वह अब गंभीर चोटों के कारण बिस्तर पर पड़ा है। मुझे पता है कि द्वितीय युवा गुरु सू अपने गुस्से को दबा रहे होंगे। यह सुनकर सुजिमो की अभिव्यक्ति बदल गई। बड़े भाई ने यान के राजा की हत्या कर दी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सुजिमो 1 साल तक वापस नहीं आया था और उसे पता नहीं था कि सू परिवार के साथ इतनी बड़ी घटना घट चुकी है। बड़े भाई ने यान के राजा की हत्या क्यों करना चाहा? क्या यह हो सकता है कि यान का राजा सू परिवार का दुश्मन था? सुजिमो के हाव भाव में आए बदलाव को देखकर लुओ तियानवु थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे युवा गुरु सू को अभी भी इस बात की जानकारी नहीं है? मुझे नहीं पता। सुजिमो ने पिंगयांग टाउन वापस जाने की इच्छा को रोका और अपना सिर हिलाया। लुओ तियानवु को लगा कि उसने कुछ हद तक अपनी स्थिति वापस पा ली है। वह मुस्कुराया और बोला, दरअसल मैं जिस व्यक्ति की सबसे ज्यादा प्रशंसा करता हूँ वह है वुडिंग के ड्यूक सुम्यू। उनके अधीन काले बख्तरबंद घुड़सवार कितने विस्मयकारी थे। आसपास के जागीरदार राज्यों में कौन सुम्यू के महान नाम से परिचित नहीं था।
यह अफसोस की बात है। सूम्यू। यह नाम सुनते ही सूजिमो का दिल किसी कारण से दुख गया। सूजिमो को पहले ही पता चल गया था कि सूम्यू नामक यह व्यक्ति संभवतः उसका पिता था। लुओ तियानवु ने आगे कहा, 16 साल पहले मैंने सुना था कि वुडिंग के ड्यूक को बदमाशों ने फंसाया था और उनके खिलाफ साजिश रची थी। यान के राजा ने उनके पूरे परिवार का नरसंहार करने का आदेश दिया था। उस समय मैंने भी आह भरी और विलाप किया। यह अफसोस की बात थी कि एक पीढ़ी की प्रतिभा मर गई। सौभाग्य से वुडिंग के ड्यूक के वंशज थे और सू परिवार के 2 युवा स्वामी बच गए। यह सुनकर सूजिमो को पहले ही समझ आ गया था कि कई बातों का उत्तर मिल चुका है। सूजिमो ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह उठ खड़ा हुआ और बाहर चला गया। दूसरे युवा मास्टर सू, आप कहाँ जा रहे हैं? लुओ तियानवु ने जल्दी से पूछा। सूजिमो का चेहरा काला पड़ गया। उसने मुड़कर लुओ तियानवु की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थी और उसकी निगाहें डरावनी थी। लुओ तियानवु हैरान था। उसके पीछे खड़ा धूसर वस्त्र पहने बूढ़ा नौकर भी सहज भाव से आधा कदम पीछे हट गया। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और अंदर रखे थैले को टटोला। दरअसल लुओ तियानवु को यह नहीं पता था कि सूजिमो को सू परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में पता नहीं है। उसे यह भी उम्मीद नहीं थी कि सूजिमो की इतनी बड़ी प्रतिक्रिया होगी। लुओ तियानवु ने खुद को शांत किया और गहरी सांस ली। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है कि द्वितीय युवा मास्टर सू बदला लेने के लिए आतुर है। मैं भी वुडिंग के ड्यूक के लिए न्याय चाहता हूँ। कैसा रहेगा? यान के राजा शहर में मेरा एक जासूस है जो द्वितीय युवा मास्टर सू को यान के राजा के करीब पहुंचने में मदद कर सकता है। द्वितीय युवा मास्टर सू की क्षमता के साथ अगर आप और मैं मिलकर काम करें तो हम निश्चित रूप से यान के राजा को मारकर वुडिंग के ड्यूक का बदला ले पाएंगे। सूजिमो ने अपनी आंखें बंद कर ली। काफी देर बाद उसने धीरे से उन्हें खोला। उसकी आंखों का खून धीरे धीरे कम हो गया और उसकी नजर फिर से साफ हो गई। यह सू परिवार की निजी दुश्मनी है। नगरपाल इसके बारे में इतना चिंतित क्यों है? सूजिमो ने पूछा। लुओ तियानवु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने जीवन में जिस व्यक्ति की सबसे अधिक प्रशंसा करता हूँ वह वुडिंग के ड्यूक हैं। ऐसे शब्दों से आप सिर्फ बच्चों को ही बेवकूफ बना सकते हैं। लुओ तियानवु अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही सूजिमो ने उसे बेरहमी से बीच में ही रोक दिया। सूजिमो के शब्द नगर स्वामी के प्रति अत्यंत अपमानजनक थे। हालांकि लुओ तियानवु के चेहरे की मुस्कान कम नहीं हुई। उसने आगे कहा, दूसरे युवा मास्टर सू थोड़े नाराज हैं। तुम ही तो थे जिसने चूलियांग को सराय में भेजा था, है ना? सूजिमो ने लुओ तियानवु को फिर से बीच में रोका और शांति से कहा। लुओ तियानवु ने अपनी मुस्कान बरकरार रखी। उसकी आंखों में एक जानलेवा नजर दौड़ गई और उसने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं द्वितीय युवा गुरु सू? जिस क्षण मैंने हमला किया उस क्षण से लेकर जब मैंने चूलियांग को रोका इसमें केवल 1 दर्जन सांसों का समय लगा। सूजिमो ने बगल में खड़े काओ गैंग की ओर इशारा करते हुए कहा। बॉडीगार्ड काओ अचानक दौड़कर अंदर आया। हाँ, क्या यह थोड़ा तेज नहीं है? ऐसा लगता है कि वह पहले से ही बगल में तैयार था। मैं तो बस यूं ही वहां से गुजर गया था, काओ गैंग ने जल्दी से समझाया। लुओ तियानवु ने अपना हाथ हिलाया और काओ गैंग को आगे बोलने से रोक दिया। थोड़ी देर की बातचीत के बाद लुओ तियानवु को एहसास हुआ कि ऐसी छोटी छोटी बातें सामने वाले से छिपाई नहीं जा सकती। अगर वह समझाने की कोशिश भी करता तो सिर्फ हंसी का पात्र बनता। सूजिमो ने व्यंग्य किया और जाने के लिए मुड़ा। दरवाजे पर पहुंचकर वह वहीं रुक गया और शांति से बोला, अगर नगरपाल लुओ सचमुच सू परिवार की मदद करना चाहते हैं तो मैं, सूजिमो, स्वाभाविक रूप से आभारी रहूंगा। हालांकि मुझे दूसरों के हाथों इस्तेमाल किया जाना पसंद नहीं है। नगरपाल लुओ, अब आप अकेले हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद सूजिमो बिना पीछे देखे चले गए। जब सूजिमो की आकृति नगर स्वामी के निवास से गायब हुई तो लुओ तियानवु का चेहरा काला पड़ गया। उसके बगल में चंदन की मेज पर पहले से ही एक हथेली का निशान बना हुआ था। नासमझ बदमाश, मेरे सामने इतना गुस्ताखी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लुओ तियानवु गुस्से से भर गया और उसने दांत पीसते हुए डांटा। थोड़ी देर शांत होने के बाद लुओ तियानवु ने एक लंबी सांस ली और पूछा, सर, आप इस बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं? तभी धूसर वस्त्र पहने बूढ़े नौकर ने अपनी पीठ सीधी की। उसकी आंखें साफ थी और वह बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं लग रहा था। लुओ तियानवु का प्रश्न सुनकर बूढ़े वस्त्रधारी वृद्ध सेवक ने धीमी आवाज में कहा, यह दूसरा युवा मास्टर सू सरल नहीं है। हालांकि वह क्यूई शोधन योद्धा नहीं है, वह एक नजर में मेरी पहचान सकता है। इस बच्चे के हाथ बहुत खून से सने होंगे। अभी जब वह क्रोधित होता है तो मुझे डर का एहसास होता है। वह बहुत खतरनाक व्यक्ति है। ओह! लुओ तियानवु ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई और फिर पूछा, क्या होगा अगर वह आपके खिलाफ हो? बूढ़े वस्त्रधारी वृद्ध सेवक के चेहरे पर गर्व था और उसने कहा, मैं स्तर 8 का क्यूई शोधन योद्धा हूँ। किसी नश्वर की शक्ति मेरी बराबरी कैसे कर सकती है? तथापि थोड़ी देर रुकने के बाद दूसर वस्त्रधारी बूढ़े नौकर ने बात बदल दी। इस लड़के के स्वभाव और क्षमता को देखते हुए इस बात की पूरी संभावना है कि वह यान के राजा की हत्या कर दे। और क्या वह यान की राजधानी से जिंदा बच पाएगा? हाँ।
भूरे वस्त्र पहने बूढ़ा नौकर बिना कुछ कहे मुस्कुराया। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि वह यान की राजधानी से भाग पाएगा या नहीं। जब तक यान का राजा मरेगा, यान देश नेतृत्व विहीन रहेगा और अराजकता फैली रहेगी। यह हमारे लिए शहर पर कब्जा करने और राजगद्दी हासिल करने का एक अच्छा मौका होगा। लुओ तियानवु हल्के से मुस्कुराया। सब कुछ उसके नियंत्रण में था।